नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो भी आरपीएससी ने 10-15 वर्ष के अंदर किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सैयद वंश का इतिहास। इसके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। सैयद वंश के ऊपर बहुत कम प्रश्न बनते हैं, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सैयद वंश का टाइम पीरियड वो याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कब से कब तक है, ये है 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में। तो तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खां के ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की, जो 1451 ईस्वी तक चला था। तो ये किसके बाद आया था? तुगलक वंश के पतन के बाद। और इसकी स्थापना किसने की है? खिज्र खां या खिज्र खां ने की है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2015 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये खिज्र खां था। ये पढ़ लिया अपन ने। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रेयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ये याद रखना बस कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, रेयत ए आला से अपने आप को संतुष्ट रखा था। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। तो खिज्र खां किसका सेनापति था जिसने उसे सुल्तान लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? तो ये तैमूरलंग। खिज्र खां किसका सेनापति था? ये तैमूरलंग का सेनापति था और उसने प्रशासक नियुक्त किया था लाहौर और दीपालपुर का। तो तैमूरलंग ने बाहर से वापस जाते समय खिज्र खां को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया था। ये भी स्कूल लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया है मित्रों। सैयद शासक खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी जो उसे सुल्तानों से अलग करती थी? तो ये थी रेयत ए आला की उपाधि। वह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख खान का प्रतिनिधि मानता था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। यह भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी है अपना टॉपिक। तारिक ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ जो सैयद वंश का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत है का लेखक कौन है? यानी सैयद वंश के टाइम का एक जो ग्रंथ है जिसका नाम है तारिक ए मुबारक शाही। क्या नाम है? तारिक ए मुबारक शाही। ये किसका है? ये है याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। क्या? तारिक ए मुबारक शाही ग्रंथ के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। यह पुस्तक मुबारक शाह के संरक्षण में लिखी गई थी। यह भी 2018 में प्रश्न पूछा गया। सैयद वंश के किस शासक ने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना यमुना नदी के किनारे की थी? तो ये मुबारक शाह ने की थी। तो मुबारक शाह ने अपने नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया है। आगे है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए, खुतबा पढ़वाया, जबकि वह सैयद वंश से था? तो ये था मुबारक शाह। मुबारक शाह ने क्या किया? प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक है जिसने अपने नाम के क्या किए? सिक्के भी जारी किए और खुतबा भी पढ़वाया। तो ये मुबारक शाह था। खिज्र खां ने सिक्के तैमूर के नाम के ही चलने दिए थे, लेकिन मुबारक शाह ने स्वतंत्र रूप से अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? मुबारक शाह बना था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई। उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया और बदायूं चला गया था? सैयद वंश का अंतिम शासक दिल्ली का शासन त्याग करके बदायूं चला गया था, वो था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया था, जिसके बाद बहलोल लोदी ने सत्ता संभाली थी। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया। तो सैयद वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब का। जो सैयद वंश के शासक थे वो किसका वंशज मानते थे अपने आप को? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। सैयद होने के नाते वे स्वयं को पैगंबर का वंशज होने का दावा करते थे। ये भी स्कूल लेक्चर 2018 में प्रश्न पूछा गया है। खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब में किस शक्तिशाली खोखर जाति के नेता ने विद्रोह किया था? तो खिज्र खां के टाइम पीरियड में पंजाब में और खोखर जाति ने विद्रोह किया। तो उनका नेता कौन था? जसरत खोखर था।
दशरथ खोकर ने सैयद शासकों के लिए पंजाब क्षेत्र में बड़ी चुनौती पेश की थी। ये आप देखते रहना, प्रत्येक प्रश्न मैंने वही शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आरपीएससी ने पूछा है। मुबारक शाह की हत्या उसके किस वजीर ने करवाई थी? तो ये करवाई थी सरवर उल मुल्क ने। मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर ने करवाई थी जिसका नाम था सरवर ए मुल्क। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने साजिश रच कर दी थी। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया है। मोहम्मद शाह सैयद वंश ने बहलोल लोदी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खाने जहां की। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को उपाधि दी थी कौन सी? खाने जहां। मालवा के सुल्तान के विरुद्ध सहायता करने पर मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहां और अपना पुत्र कहकर पुकारा था। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? तो लोदी वंश की। बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी। सल्तनत काल के शासनकाल का सही क्रम क्या है? तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। याद रखना क्या है? खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और लोदी है। सबसे पहले टाइम पीरियड है गुलाम वंश का, फिर है खिलजी वंश का, फिर है तुगलक वंश का, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछा गया है ना 2020 में। खिर्ज खान ने शासन के दौरान सिक्के किसके नाम पर चलवाए थे? तो तुगलक शासकों और तैमूर के वंशजों के नाम पर। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण पुराने सिक्के को ही चलने दिया था। ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न। मुबारक शाह के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसने दरबार में गैर सैयदों को नियुक्त किया था। ये इसकी विशेषता थी मुबारक शाह की, यानी सैयदों को ही नहीं, गैर जो सैयद थे उनको भी नियुक्त किया था। उसने अपनी प्रशासनिक मजबूती के लिए विभिन्न वर्गों के अमीरों को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल क्या था? तो अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल था 1445 से 1451 ईस्वी। यह सैयद वंश का सबसे कमजोर और अंतिम शासक था। सैयद वंश के शासकों की संख्या कुल कितनी थी? तो 4 थी भाई। खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो पहला तो है खिजर खां, दूसरा मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अंतिम है अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ये सैयद शासन की दौरान की बात है। बहलोल लोदी को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था तो हमीद खां ने। किसने किया था? वजीर हमीद खां और सुल्तान आलम शाह के बीच मतभेद होने पर हमीद खां ने बहलोल को बुलाया था। तो ये कौन होगा? इसका आंसर होगा हमीद खां ने। शाहरुख यानी जो तैमूर का पुत्र था को नियमित रूप से कर टैक्स भेजने वाला सैयद शासक कौन था? ये खिजर खां था। खिजर खां की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो खिजर खां की मृत्यु हुई थी 20 मई 1421 को। खिजर खां की मृत्यु कब हुई? 20 मई को। मुबारक शाह ने शासन के दौरान किन विद्रोहियों का सफलतापूर्वक दमन किया था? मेवात और कटिहार के विद्रोहियों का। मुबारक शाह ने मेवात और कटिहार के विद्रोहियों का। तो सैयद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी और अमीरों का षड्यंत्र। खिजर खान ने गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासन संभाला था? मुल्तान और लाहौर का। सैयद वंश के किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाहरुख यानी तैमूर का पुत्र नाम हटवाकर स्वयं का नाम अंकित करवाया था? तो यह था मुबारक शाह। मुबारक शाह पहला सैयद शासक था जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। सैयद सुल्तानों के शासन में भटिंडा के किस विद्रोही ने मुबारक शाह के समय भीषण विद्रोह किया था? तो यह था फुलाद तुर्क बच्चा। फुलाद ने भटिंडा के किले में शरण लेकर लंबे समय तक विद्रोह जारी रखा था। खिजर खां को सुल्तान फिरोज तुगलक ने कहाँ का इक्तादार नियुक्त किया था? गवर्नर नियुक्त किया था मुल्तान का। खिजर खां को सुल्तान फिरोज तुगलक ने कहाँ का इक्तादार नियुक्त किया था? मुल्तान का। खिजर खां के पिता मलिक सुलेमान को भी फिरोज तुगलक ने मुल्तान की सूबेदारी दी थी। मुबारक शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र किसके आक्रमणों से त्रस्त था? यानी नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वो किसके
आक्रमणों से त्रस्त था। काबुल के शेख अली। मुबारक शाह के टाइम पीरियड की बात है। दिल्ली सल्तनत का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो काबुल के शेख अली से त्रस्त था। काबुल के शासक शेख अली ने इस दौरान पंजाब और मुल्तान पर कई बार दावे बोले थे। सैयद शासक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम, बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद। वह मुबारक शाह का भतीजा था। उसकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठा था। मुबारक शाह की हत्या किस स्थान पर हुई थी? जब वह मुबारकबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था तो हौज खास के स्थान पर हुई थी। मुबारक शाह की हत्या कहाँ पर हुई थी? मुबारक शाह की हत्या हुई थी हौज खास। 19 फरवरी 1434 को जब वह नमाज की तैयारी कर रहा था तब उसकी हत्या कर दी गई थी। सैयद वंश के दौरान मजलिस ए आली की उपाधि किसे दी गई थी? मजलिस ए आली, तो मजलिस ए आली की उपाधि दी थी बहलोल लोदी को। सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी की शक्ति से प्रभावित होकर उसे यह सम्मानजनक उपाधि दी थी। सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का शासन अपने किस साले को सौंपकर स्वयं बंदायूं चला गया था? ब्रदर इन लॉ को सौंप करके बंदायूं चला गया था, तो ये था शाहना ए शहर। सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का शासन किस साले को सौंप दिया था? आलम शाह ने शाहना ए शहर को। दिल्ली के प्रशासन में रुचि न होने के कारण उसे अपने 2 सालों को वहां का कार्यभार सौंपा था। सैयद शासकों के समय दीवान विजारत का पद किसके पास था जिसने विद्रोहियों के साथ मिलकर सुल्तान की हत्या की योजना बनाई थी? तो ये था सरवर उल मुल्क। दीवान विजारत उस समय कौन था? सरवर उल मुल्क था। वजीर सरवर उल मुल्क ने सुल्तान मुबारक शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। या बिन अहमद सरहिंदी को तारीख मुबारक शाही लिखने के लिए किस सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था? तो मुबारक शाह ने। मुबारक शाह। तारीख है मुबारक शाही के टाइम पीरियड में, और यही बिन सर अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। यह पुस्तक सैयद वंश के इतिहास का जानने का सबसे प्रमाणिक और विस्तृत स्रोत है। सैयद वंश के प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करता और किसी भी चैनल पर आपको इतने कम टाइम में और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बीच में बकवास ही बकवास मिलेगी। इसलिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को जरूर शेयर करें। सैयद वंश के किस शासक ने तैमूर के वंशज मिर्जा शाहरुख के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए खुतबे में उसका नाम शामिल किया था? तो खिर्ज खां। सैयद वंश का शासक जिसने तैमूर का वंशज था मिर्जा शाहरुख के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए खुतबे में उसका नाम शामिल किया था, तो खिज्र खान ने तैमूर के वंशज जो मिर्जा शाहरुख था उसका नाम खुतबे में शामिल किया था। खिज्र खान स्वयं को सुल्तान घोषित करने का साहस नहीं जुटा सका था। सल्तनत काल के दौरान सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था? 37 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहा था सैयद वंश में? 37 वर्ष। 1414 से 1451 37 वर्षों का शासन रहा। ये देखो लेक्चर, स्कूल लेक्चर 2020 में प्रश्न पूछा गया है। मोहम्मद शाह सैयद ने किसे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था? बहलोल लोदी को। मोहम्मद शाह सैयद ने किसे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था? तो बहलोल लोदी को। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के विरुद्ध बहलोल लोदी की सहायता से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे यह सम्मान दिया था। सैयद वंश के पतन के समय दिल्ली की सीमा के बारे में प्रसिद्ध लोकोक्ति थी, शाह आलम की हुकूमत दिल्ली के से पालम तक किसके लिए कही जाती है? यानी सैयद वंश का जब पतन हो रहा था उस समय दिल्ली की सीमा के बारे में एक लोकोक्ति प्रचलित थी। क्या लोकोक्ति थी? कि शाह आलम की हुकूमत है ना वो दिल्ली से पालम तक रह गई है। तो ये अलाउद्दीन आलम शाह के टाइम पीरियड की बात है। सैयद वंश का पतन जब हो रहा था, यह सुल्तान की अत्यधिक कमजोरी और दिल्ली सल्तनत के सिकुड़ने को दर्शाता है। यह कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया है। तो सैयद वंश के शासकों की कब्रें दिल्ली के किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? लोधी गार्डन पर। सैयद वंश के शासकों की कब्रें कहाँ पर है? लोधी गार्डन में। लोधी गार्डन में मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के मकबरे अष्टकोणीय शैली में बने हुए हैं। ये भी याद रखना, अष्टकोणीय शैली में बने हुए हैं। खिजर खान ने तैमूर के पुत्र को उपहार भेजने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? सिंध मार्ग। यानी उपहार भेजता था सिंध मार्ग से। वह नियमित रूप से सुल्तान और सिंध के रास्ते, मुल्तान और सिंध के रास्ते तैमूर के उत्तराधिकारियों को भेंट भेजता था।
सैयद काल में मुकरब उल मुल्क उपाधि किसे दी गई थी? कमाल उल मुल्क को। मुकरब उल मुल्क, थोड़ा याद रहने में टफ रहेगा, बार बार 2-4 बार देखोगे याद रह जाएगा। मुकरब उल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? कमाल उल मुल्क को। मुबरक, मुबरक याद रखना, मुबरक कमाल उल मुल्क को। वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या के बाद वफादार कमाल उल मुल्क को यह उपाधि दी गई थी। किस सुल्तान ने ग्वालियर और मेवात के हिंदू राजाओं से सफलतापूर्वक राजस्व वसूल किया था? तो मुबारक शाह ने। मुबारक शाह ने ग्वालियर और मेवात के हिंदू राजा थे उनसे भी टैक्स लिया था, रेवेन्यू लिया था। मुबारक शाह ने सैन्य अभियानों के माध्यम से विद्रोही हिंदू जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित किया था। खिर्ज खान द्वारा रैयत आला की उपाधि धारण करने का क्या अर्थ था? अधीनस्थ शासक यानी प्रतिनिधि के रूप में, यानी प्रतिनिधि रूप में शासन किया था। किसने? रैयत आला के उपाधि के रूप में खिज्र खान ने। इसका शाब्दिक अर्थ उच्च पदस्थ रक्षक होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, क्या कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उच्च पदस्थ रक्षक, न कि सर्वोच्च सुल्तान। रैयत ए आला। सैयद वंश के समय का मुख्य स्थापत्य जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है? अष्टकोणीय मकबरे हैं। इस काल के मकबरे अपनी अष्टकोणीय बनावट के लिए प्रसिद्ध है। सैयद वंश का एक ये याद रख लेना ना, अष्टकोणीय मकबरे। जसरत खोखर ने दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया था? मुबारक शाह के कारण। मुबारक शाह को जसरत खोखर ने निरंतर हमलों का सामना करना पड़ा था। सैयद शासक मोहम्मद शाह के समय दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था किस स्थिति में थी? अत्यधिक शिथिल और अराजक थी। मोहम्मद शाह के समय अमीरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। सुल्तान का नियंत्रण नामात्र का रह गया था। मुबारक शाह ने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक को क्या पद दिया था? संरक्षण और विद्वान का स्थान। याहिया सर हिंदी सुल्तान का दरबारी इतिहासकार था। खिजर खान ने स्वयं को सुल्तान फिरोज तुगलक के किस पुत्र का उत्तराधिकारी होने का दावा किया था? नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र होने का दावा किया था खिजर खान ने। वह तुगलक वंश की वैधता का उपयोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करना चाहता था। सैयद वंश के समाप्त होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान वंश का नाम क्या था? तो लोधी वंश। बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान साम्राज्य लोधी वंश की नींव रखी थी। तो इस प्रकार मित्रों ये सैयद वंश से संबंधित मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएंगे। आप ये मत सोचना कि पहले आरपीएससी में पिछली बार पेपर कैसे आया था। प्रत्येक बार आरपीएससी अलग ही नज़र आती है और अलग ही उसका जो रूप देखने को मिलता है। तो आप पीछे के प्रश्न जरूर पढ़ करके जाना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।